हेलो एवरीवन, आज हम आपसे फिर मिल रहे हैं 2020 के यूपी टेट के बचे 15 क्वेश्चन लेकर, जिसमें कि हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका ऑप्शन भी उसमें आपको समझाते हैं। तो हम आपको आज फिर से क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। इसमें पूछा क्या गया है कि सर्वनाम के किस। तो आप भला तो जग भला, पहला ऑप्शन क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का सही सबसे सही सुटेबल समझने का क्या है कि आप, जहां पे अपनी भावना हो, अपनी आप, जहां पे आपको क्या आता हो, ये फीलिंग आती हो, आप, मैं, जहां पे आपको लगे कि ये बात केवल मेरे लिए ही हो रही है, वहां पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है, प्रश्न की बात की जाती है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो। कुछ भी निश्चित ना होने का मतलब जैसे कई, कुछ, कितने, ये सब किस में आ जाएंगे, अनिश्चित वाचक सर्वनाम में। कई, कुछ, कितने। हिंदी में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग होते हैं, कुछ कुछ होता है, एक सॉन्ग है तो उसमें क्या होता है कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन क्या है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिसमें दो वस्तुओं या किसी दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन को बताया जाए। जैसे मैं तिलकधारी महाविद्यालय में पढ़ती हूँ, तो मेरा इसमें दोनों हो जाएगा, निश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन मैं जिस विद्यालय में पढ़ती हूँ वो तिलकधारी महाविद्यालय है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरे और तिलकधारी महाविद्यालय के बीच में संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो कौन सा, इसमें देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है आप मतलब अगर हमारा भला है तो सबका भला, तो इसमें क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग का मतलब जिससे पुरुषों का बोध होता हो। अब देखिए, सरसों, चिल, कड़ी, संतान। संतान से हमें किसका बोध होता है, पुरुषों का। ऐसे जनरली तो संतान में सभी आ जाते हैं, जैसे बेटा बेटी सब आ जाएंगे, लेकिन हिंदी साहित्य में संतान से हमें पुल्लिंग का बोध होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सही ऑप्शन होगा संतान। बाकी ये सरसों, चिल, कड़ी, ये सब कौन से हैं, स्त्रीलिंग है। कौन से हैं, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ समझाने लायक था ही नहीं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। अब आपको इतना तो समझ ही गए होंगे दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद कि उच्चारण स्थान कितना इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन पहले 2022 वाले में था और कल भी था, आज भी है। देखिए, सह दंत, इसमें आपको बताना है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो देखिए, स, ये जो स है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। तो ये यही ऑप्शन इसमें सही है। बाकी च का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होता। कंठ किसका उच्चारण स्थान होता है, क, ख, ग, इन सब का। और च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। च का उच्चारण स्थान तालु। और च, छ, ज, झ, इन सब का उच्चारण स्थान, और बड़ा वाला सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो ये ऑप्शन ऐसे भी गलत हो गया। और ये है ख, खटकोर वाला ख, तो इसका तो सबको पता है, खटकोर वाले ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य। क्या होता है, मूर्धन्य। स का दंत स्थान, स जो है यही इसका दंत। और दंत किस और कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो दांत से बोले जाते हैं, जैसे त। आप लोग खुद बोल के आप इसको अपने आप पे लेंगे, रियलाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उच्चारण स्थान आप आसानी से समझ पाएंगे। खुद उसमें आप डूबिए, तभी आप समझ पाएंगे कि उच्चारण स्थान कहाँ से क्या सा होता है। अब आप ऐसे समझिए, सा, अब सा बोलने पे आपका दांत की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे कौन से और वर्ड है, जैसे तब बोलेंगे तो बिना दांत, आपका ये जीवा दांत में टच होगा, बिना टच हुए आप ता नहीं बोल सकते। त, थ, द,
ध, ये कौन से हैं? दंत से। और कंठ च, छ, ज, झ, स, ये सही से है तालु से। और ये जो है ये मूर्धन्य से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला स। स का उच्चारण स्थान दंत होता है, यही ऑप्शन सही है। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत। अब एक को आपको बता देते हैं, आप अपना ये जरूर पूछ लिया जाता है, लगभग तो यही पूछा ही जाता है। जो बड़ा वाला सा होता है, बड़े वाले सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। बड़े वाले सा का उच्चारण स्थान तालु। और जो छोटा वाला सा होता है ये वाला, इसका उच्चारण स्थान दंत। छोटे वाले सा का दंत। और ये जो खटकोर वाला सा होता है ये वाला, इसका होता है मूर्धन्य। तो ज्यादातर संभावनाएं क्वेश्चन पेपर में यही पूछने का रहता है। इन्हें ये तीनों कंफ्यूज आपको करते हैं। आप सोचते हैं कि ये भी सा, ये भी सा, ये भी सा, तो किसी एक को आप टिक, लेकिन इस सबको अलग अलग। ये बड़े वाले सा का तालु, छोटे वाले सा का दंत और खटकोर वाले सा का मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अशुद्ध है? तो क्या है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। इसमें आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अशुद्ध है। तो देखिए, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अब इसमें सबसे पहले, अब आप जानते रहेंगे कि महाप्राण क्या होता है, नहीं तो आप पहले यही टिक कर देंगे। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण आप ऐसे समझिए, क, ख, ग, घ, अंग। अब इसमें आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन, तो आप एक फार्मूला बनाइए कि जो इसमें दो होता है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब जिसको बोलने में कम श्वास की आवश्यकता हो, और महाप्राण का मतलब जिसको बोलने में अधिक श्वास की आवश्यकता हो, अधिक श्वास लेते हो जिसको बोलने में, वो कौन सा आता है? महा मतलब ज्यादा। महाभारत, तो महाभारत, महा मतलब होता ही ज्यादा है, महान। तो महा का मतलब जिसको बोलने में बहुत अधिक श्वास की आवश्यकता हो, वो महाप्राण होता है व्यंजन। और अल्प में जिसमें कम बोलने की आवश्यकता हो। तो आप समझिए, इसमें आप एक फार्मूला देखिए, 1, 3, 5। ये जो 1, 3, 5 है, ये कौन सा होता है? अल्प प्राण। 1, 3, 5 अल्प प्राण होते हैं। और 2, 4 महाप्राण। 2, 4 महाप्राण। यही आप याद रखेंगे तो आसानी से आप बता पाएंगे। तो अब इसमें देखिए, क, ग, अंग। क, ग, अंग कौन सा है? अल्प प्राण है। और ख और घ, ये कौन से हैं? महाप्राण है। तो इसमें दो व्यंजन, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण आप एक साथ नहीं कर सकते, तो यही ऑप्शन इसमें अशुद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला। बाकी आगे हम देखेंगे, छ संयुक्त व्यंजन है, तो सबको पता है छ संयुक्त व्यंजन है। छ, ये छतरी वाला छ किस किस से मिलकर बना है? छतरी वाला छ किस किस से मिलकर बना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क और छ, का और छ से मिलकर क्या बना है? छतरी वाला छ। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ये शुद्ध अशुद्ध वाला फंडा आप एकदम अपना क्लियर रखिएगा, ये नहीं कि सब शुद्ध पढ़ ले। इसमें देखिए आप क्या है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो क्या है? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो आप इसमें ऑप्शन में पहले आइए, अब देखेंगे पुल्लिंग, तो लड़का तो पुल्लिंग ही होता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है? मेरे लड़के ने, तो करता भी है, लड़का क्या है? करता है, क्योंकि आज्ञा का पालन कौन नहीं किया? लड़का नहीं किया, तो क्या हो गया? ये करता हो गया, ये भी ऑप्शन सही है। अब इन दोनों में आपको लगेगा कि क्या होगा, तो मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा, तो उसने क्या कहा कि उसके पिता, तो पिता का कोई एक लड़का होगा जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो मेरे लड़के, तो लड़के से किसका बोध हो रहा है? केवल एक लड़के का, तो क्या होगा? एक वचन। ये बहुवचन वाला ऑप्शन गलत है,
लड़का, बस लड़का की, कोई लड़का तो कोई लड़के में कोई लड़का आ जाता, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो कौन सा होगा? एक वचन। तो इसमें ये तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। तो क्या पूछा है? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ये तीसरा विकल्प इसमें अशुद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये तीसरा। अगला क्वेश्चन, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है, तो जहां पे इस वाच्य में कौन सा रूप है? वाच्य का इसमें कौन सा रूप है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य, कृतिवाच्य। तो कौन सा है? कृतिवाच्य। जहां कर्म से कर्ता की प्रधानता होती है, जहां कर्म से कर्ता की प्रधानता हो, जहां कर्म से कर्ता की प्रधानता होती है, वहां पे कौन सा वाच्य होता है? कृतिवाच्य। तो क्या है? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप है? कृतिवाच्य। वाच्य पर हम अपना एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो आपको हम डिटेल उसमें समझाएंगे कि कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, उभयवाच्य क्या है और कृतिवाच्य क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किससे है? अलंकार से है। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। तो क्या है सातवां हमारा क्वेश्चन? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चीन। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें क्या पूछा है कि कौन सा अलंकार है? तो पहला अलंकार क्या है? उपमा। तो इसका आप सीधा ऑप्शन देखिए, कौन सा अलंकार इसमें है? श्लेष अलंकार। अब आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि श्लेष अलंकार, इसमें तो यमक का नहीं दिया है, लेकिन आप यमक एक मान लीजिए यहाँ पे आपको यमक दिया रहे, तो आप इसमें वो नहीं कर पाते कि कौन सा श्लेष अलंकार है, कौन सा यमक अलंकार है। अब हम आपको देखिए, इसमें क्या है? रहीमन पानी राखिए। श्लेष अलंकार का, श्लेष से आप क्या समझते हैं? श्लेष मतलब अभी आप बोलेंगे श्लेष तो आपको समझ में आएगा कि कुछ इसमें चिपके वाली बात हो रही है, चिपकने वाली। तो श्लेष में एक ही वर्ड रहेगा, श्लेष में वर्ड एक रहेगा, लेकिन उसका अर्थ जो रहेगा, उसकी मीनिंग रहेगी वो भिन्न भिन्न रहेगी। वो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। एक वर्ड रहेगा, वो एक ही बार आएगा और उसकी मीनिंग जो रहेगी वो भिन्न भिन्न रहेगी, वही क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार। लेकिन यमक अलंकार जो होता है, यमक अलंकार में वर्ड कई बार आएंगे, वर्ड कई बार आएंगे और उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। तो क्या होगा? वो यमक अलंकार होगा। वर्ड कई बार आएंगे और उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो इसमें क्या है? रहीमन पानी राखिए। एक पानी का मतलब इज्जत। एक पानी का मतलब क्या होता है? इज्जत। वो बहुत पानीदर आदमी है, गांव में बड़े प्रचलित कहावत होती है। तो क्या होता है? इज्जत झगड़े में महिलाएं कहती है तार पानी उतार ले भाई। तो क्या होता है? पानी का मतलब इज्जत। फिर रखिए बिन पानी सब सून, और एक पानी का मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं, कौन सा पानी? H2O वाला पानी। एक पानी कौन सा? H2O वाला पानी। गैन उबरे मोती मानुष चून। बिना पानी के आप भी नहीं जीवित रह सकते। आपको अगर 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटे मान लीजिए ज्यादा कोई उसमें है, तो 1 दिन 2 दिन पानी नहीं पिएगा, उसके बाद खत्म उसकी कहानी। और दूसरा है मोती, तो बिना पानी के मोती का भी कोई महत्व नहीं होता। और चून का मतलब सुरती वाला चूना, या चून का मतलब सुरती वाला। तो चूना भी क्या होता है? मर जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? रहीमन, ये पानी एक ही वर्ड है, लेकिन इसके अर्थ कितने हैं? अलग अलग है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। और यमक अलंकार में जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, कनक कनक ते 100 गुनी। कौन सा? कनक कनक ते 100 गुनी। माँ दत्ता अधिकाय एक खाए बौराए जग ओई पाए बौराए। तो कनक, एक कनक का मतलब सोना, और एक कनक का मतलब धतूरा, और एक कनक का मतलब किसी लड़की का नाम। तो यहाँ लड़की वड़की के नाम से नहीं मतलब है, यहाँ आपको क्या याद रखना है? सोना और धतूरा। देखो 2 बार आया और इसके अर्थ भी अलग अलग हुए। तो एक इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। बाकी रूपक और उत्प्रेक्षा, उपमा,
उपमा में जहां किसी से आपकी उपमा की जाए, उपमा मतलब तुलना की जाए, वहां क्या होता है उपमा अलंकार। जैसे गाना कौन सा है, कोयल से तेरी बोली, कोयल से तेरी बोली कौन सा है, उपमा अलंकार, क्योंकि उसमें जो प्रेमी रहता है वो अपनी प्रेमिका की बोली को किससे वो तुलना करता है, कोयल से, चाहे कौवे की तरह उसकी बोली रही हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इतना तो कॉमन सेंस आप लोग, अब ये आपके प्रैक्टिस पे रहेगा, इसमें तो कोई कुछ समझा नहीं सकता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें आपको आंगन, यही शब्द आपका शुद्ध है, अंगना, अंगना है, सॉरी। कौन सा ऑप्शन सही है, ये पहला वाला अंगना। बाकी चाँद, चाँद ऐसे नहीं लिखा जाता, चाँद कैसे लिखा जाता है, ऐसे। चंद्रबिंदी इसके लिए फेमस है, चाँद ऐसे लिखते हैं। फिर आंख, आंख कैसे लिखा जाता है, ऐसे। और इसके बाद है अंक, ये देखिए यहाँ पे चंद्रबिंदी, ये गलत है। अंक कैसे लिखते हैं, अंक जो आपको प्राप्त होता है एग्जाम के बाद, जो रिजल्ट आता है उसमें जो अंक प्राप्त होता है वो इस अंक की बात है, तो ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या है, शुद्ध है, तो क्या शुद्ध है, अंगना। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सही है। तो कौन सा सही है इसमें, ये ऑप्शन सन्निधि। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। एक दो क्वेश्चन ऐसे अपवाद में आ जाते हैं जिसका आपका कोई ताल्लुक नहीं रहता। अब इसमें आप शिक्षण विक्षण क्या सब पूछ लिया है, तब भी आप इसको देखिए क्या करेंगे। अब क्वेश्चन में आया, देखना पड़ेगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, इसमें पूछा गया भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ये तो नहीं है। ये तो क्या, भाषिक नियम का ज्ञान किसमें होता है, व्याकरण में होता है। दूसरा है समय एवं अवधि पर, ये भी नहीं है। अब उपचारात्मक, आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपका क्या करता है, उपचार करता है, आपकी समस्या का हल करता है। तो तीसरा क्या है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ये भी नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ उपचारात्मक देखिए, यहाँ उपचारात्मक, तो यही बस सही है। थोड़ा आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको उसके मीनिंग पर जाइए, उसके सही सही उसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, सुमेल कीजिए, इसमें आपको हिंदी के उससे लिया गया, किसे, कौन कौन सी पत्रिकाएं कब निकलती है, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको रटना ही पड़ेगा। अब क्या है, सुमेल कीजिए सूची 1 सूची 2, इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो इसमें बताना कि हिंदी साहित्य का सम्मेलन कब हुआ था, तो हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ था 1910 में, पहले का है। और इसके संस्थापक कर्ता कौन थे, मालवीय, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो थे वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे, और ये हुआ कहाँ था, प्रयाग में। तो इससे आपको इससे रिलेटेड 2 और जानकारी, मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे, और ये कहाँ स्टार्ट किए थे, प्रयागराज में, और किस वर्ष में हुआ था, 1910 में। दूसरा क्या है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अब इसमें इसका सबसे संस्थापक कौन सा है, 1893 ईस्वी में। ये कब किया गया, 1893 में। और इसके सबसे शुरुआत संस्थापक कौन थे, श्याम सुंदर दास। कौन थे, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। अगला क्या है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा किस सन में हुआ था, 1918 में। और इसके कौन थे, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। वर्धा से, वर्धा, महात्मा गांधी कहाँ से रिलेटेड थे, वर्धा गुजरात से ना। तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ये सब इसके क्या थे, संस्थापक कर्ता थे, किसके, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चौथा ऑप्शन, CAB। अगला क्वेश्चन, निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न 12 एवं 13 के उत्तर दीजिए। अब इस पैराग्राफ को आपको पढ़ के इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन 12 और 13 पूछे गए हैं।
जिसका कि आपको आंसर देना है। तो इस प्रश्न का मेन मोटो क्या होता है कि हम अपना टाइम कम से कम वेस्ट करें। तो हम इसका सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए या नहीं क्वेश्चन भूल जाए पहले। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप फिर से पढ़िए। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गांधीवाद का आधार किसने बताया, किसने 1 2 3 गांधीवाद का आधार किसे बताया गया। ये 13वां क्वेश्चन कौन सा है, गांधीवाद का आधार किसे बताया गया। अब हम इसका क्या देख लेंगे, पैराग्राफ देख लेंगे। अब पढ़िए पैराग्राफ। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया। मन की निर्मलता और ईश्वर की निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। तो अब क्या था गांधीवाद के बारे में, यही इसका आंसर है। मन की निर्मलता और ईश्वर की निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। फिर ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकार होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर होता है। गांधीवाद में सांप्रदायिक के लिए कोई स्थान नहीं। ये देखिए, गांधीवाद में सांप्रदायिक के लिए कोई स्थान नहीं। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। अब आप किसमें जाएंगे, क्वेश्चन पे। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। किसमें सीमित है, राजनीतिक क्षेत्र तक। सारे वाद किसमें सीमित हैं, राजनीतिक क्षेत्र पर। और दूसरा क्या है, गांधीवाद का आधार किसने बताया था। गांधीवाद का आधार किसमें था, राजनीतिक, अध्यात्म और सांप्रदायिक को। यही इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 14 और 15 को सही विकल्प छाटिए। इसमें भी आपको पढ़ के छाटना है। तो अब आपको पूरा इसमें याद नहीं रहेगा कि ये किसका है, क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप इसमें पहले खुद को डूब जाएंगे, आप इसमें एकदम से डूब जाएंगे कि ये इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है और इसमें मीनिंग क्या निकल रही है। तो अब इसमें देखिए, वरदंत की पंगत कुंद कली, अधरा अधपर रोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती माल अनोमल की, घुघरई लटे लटके मुख, ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाओ लालन बोलन की। अब इसमें देखिए क्या गया, लालन। एक शब्द आपको यहाँ से मिल गया, क्या है, लालन। अब अब इसको पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है, इसमें क्या बताया गया है, माता का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य, कि माता अपने पुत्र से किस प्रकार से प्यार करती है और उसमें इसका क्या वात्सल्य बताया गया है। तो और क्या है, तुलसी। हम पहले बताए थे तुलसी किससे रिलेटेड लिखते थे, श्री रामचंद्र से। किससे रिलेटेड लिखते थे, श्री रामचंद्र जी से। तो अब हम क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन देखिए आप, इस पद्यांश में कौन सा रस है। आपसे क्या पूछा गया कि इसको पढ़ने के बाद अब आपको किस चीज की अनुभूत हो रही है। रस का मतलब तो यही होता है कि कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसको पढ़ के कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है, हंसी आ रही है, वही सब तो रस है। तो इसमें क्या है, इस पद्यांश में कौन सा रस है। अब आगे जो आप पढ़े उसमें कौन सा रस आपको नजर आया, वात्सल्य रस, कि माता का अपने बच्चे के प्रति प्यार कैसा है। तो इसके किसके बारे में बात हो रही थी वहां पे, श्री रामचंद्र जी के बारे में। किसके बारे में, श्री रामचंद्र के। अगला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त पद किस कवि का है। अब यही क्वेश्चन अब आप इसमें आप देखेंगे तो देखिए यहाँ, निवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाओ लालन बोलन की, किस कवि की कविता है ये, तुलसीदास की। किसकी है, तुलसीदास की। तो आपको इसका ऑप्शन पता चल गया ना, किसकी कविता है, ये पद्यांश किसका है,
तुलसीदास का, तो सही ऑप्शन तुलसीदास। आज हमने अपना 2020 का भी क्वेश्चन पेपर हिंदी का 30 क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब हम कल आपको सॉल्व कराएंगे 2018 के हिंदी क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस एक दिन, 50 क्वेश्चंस अलग। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। इसका देखिए ऑप्शन भी हम आपको बताते जा रहे हैं कि इसका क्या है, इसका क्या है, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी।